गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, कंबशन के टाइप के बारे में पढ़ा, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट कंडीशंस है उनके बारे में पढ़ा, उनकी एक जो कंडीशन है उसकी जो टेकिंग केयर यानी कि उसकी देखभाल करने के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे बाकी जो उनकी दो बची हुई जो कंडीशंस है उनकी देखभाल किस तरह से करें, उनको किस तरह से बचाएं। और हम पढ़ेंगे इसी के साथ साथ कि कंबशन है वो उसको किस तरह से रोकें, कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, उसके नुकसान क्या होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर, कि जो एयर और जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर है उसको किस तरह से संभाले, उसकी देखभाल है जो टेक केयर उसकी है वो किस तरह से करनी है। तो वंस अ फायर हैज स्टार्टेड, जब सबसे पहले जो आग लगती है शुरू होती है, इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली आइदर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टाइल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट, कि जब सबसे पहले जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो वहां से हम एयर की सप्लाई कट कर दें और दूसरा ऑप्शन वहां का टेम्परेचर कम करके जो कंबस्टिबल्स मटेरियल है उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें। फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट द पॉइंट, जो पॉइंट है उसको ये एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताएंगे। कि पहला एग्जांपल है, इफ द मटेरियल सच एज वुड और वुड बेस्ड प्रोडक्ट कैच फायर, सैंड शुड बी poured over them, the sand will cut off the supply of air and the fire will die। कि इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई लकड़ी की चीज के या फिर लकड़ी से बने हुए कोई प्रोडक्ट है उन पे आग लग जाती है, वो आग पकड़ लेते हैं, तब उनके ऊपर हमें मिट्टी डालनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी है वो पानी की जो हवा की सप्लाई है वो बंद कर देगी और हवा जो फायर है वो बुझ जाएगी। इफ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर देन फायर पर्सन शुड बी इमीडिएटली wrapped इन थिक blankets, दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड hence फायर विल डाई। कि अगर कोई व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ ले तो उसके व्यक्ति के तुरंत हमने उसके ऊपर है वो थिक यानी कि मोटे मोटे ब्लैंकेट्स उनके ऊपर डाल देने, ताकि जो हवा की सप्लाई है वो बंद हो जाए और जो फायर है वो बुझ जाए। दूसरा इसके क्या ऑप्शन है, वाटर शुड बी poured over the fire, the water will lower the temperature of the burning materials below the ignition point and hence the fire will die। दूसरा ऑप्शन है कि जो पर्सन है उसके कपड़ों के ऊपर जहाँ पे आग लगी है सब पे पानी डाल दें, पानी से जो मटेरियल है उसका बर्निंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर कम होगा और वो टेम्परेचर कम होते होते इग्निशन टेम्परेचर से कम आ जाएगा और जो आग है वो बुझ जाएगी। तीसरा एग्जांपल इसमें बता रहा है कि इफ द फायर इज कॉज्ड बाय ऑयल और गैस, it should be extinguished by using carbon dioxide gas fire extinguisher। कि जो आग बुझाने वाला होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपके वैन्स के अंदर आप देखेंगे लाल रंग का एक सिलेंडर टाइप होता है छोटा सा जो आग बुझाने के काम में आता है। अगर ऑयल या फिर तेल या फिर गैस के कारण आग लगी है तो हमें सिर्फ उसी से बुझानी चाहिए। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर डाई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जो हमारी जो एयर की सप्लाई उसको बंद कर देती है जिसके कारण आग है वो बुझ जाती है। हाउएवर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आर नॉट रेडिबली अवेलेबल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनके अंदर जो हमारी जहां से आग लगने वाले के चांस होते हैं या फिर ऑयल से आग लगती है वहां पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सटिंग्विशर नहीं होते, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इन सिचुएशन के अंदर फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली। हमें फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाना चाहिए। दे हैव नेसेसरी इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टाइज टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ एयर अंडर कंट्रोल, क्योंकि उनके पास जो आवश्यक जो इक्विपमेंट होते हैं जो चीजें होती है वो उनके पास होती है और इनके अलावा वो इन सब चीजों की आग सभी प्रकार की आग बुझाने के एक्सपर्ट होते हैं, वो आग बुझा सकते हैं इजीली। अब आता है फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या काम आता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर इज डिस्कस बिलो, कि एक सबसे ज्यादा कॉमन जो एक्सटिंग्विशर है वो नीचे बताया गया है, वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज consist of a metallic cylinder from the bottom of which arise a plunger and with a sharp end, कि जैसा फिगर 6.6 नीचे दिखाया गया है कि एक मेटेलिक सिलेंडर होता है जिसके बॉटम से स्टार्ट होता है, विच राइज अ प्लंगर, एक प्लंगर इसके होता है और इसकी जो एंड होता है वो शार्प होता है। ऑन द शार्प एंड शार्प एंड के ऊपर प्लंगर इज प्लेस्ड a sealed thin glass tube containing concentrated sulfuric acid, कि जो प्लंगर का शार्प एंड होता है वो सील्ड किया जाता है, उसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब रखी जाती है जिसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। द टेस्ट ट्यूब इज सराउंडेड बाय द फिक्स्ड वायर कोज केज, जो टेस्ट ट्यूब है ग्लास वाली उसको सराउंडेड बाय उसके चारों ओर फिक्स कर दिया जाता है एक वायर कोज केज के
मतलब एक वायर गोज किया जब उसके चारों ओर लपेट दिया जाता है, सराउंड कर दिया जाता है उसको अच्छे से। द सिलेंडर इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो सिलेंडर है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन से है वो फिल कर दिया जाता है। ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर इज प्रोवाइडेड एंड नोजल विच इज सील्ड विद द वैक्स, कि जो सिलेंडर का जो टॉप होता है उसके ऊपर एक नोजल दी जाती है जो वैक्स से सील की जाती है। इन द केस ऑफ फायर, फायर के केस में प्लंगर इज हिट अगेंस्ट द फ्लोर, प्लंगर है वो फ्लोर के अगेंस्ट उसको हिट किया जाता है। द शार्प टिप ऑफ प्लंगर ब्रेक द ग्लास टेस्ट ट्यूब, जिसके कारण वो जो शार्प जो पन होता है आगे का एक जो शार्प हिस्सा होता है उसके कारण जो ग्लास की टेस्ट ट्यूब है वो टूट जाती है। द एसिड इन द टेस्ट ट्यूब रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, जो एसिड होता है टेस्ट ट्यूब में वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन है जो आपको अच्छे से याद रखनी है कि 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि यहाँ पे एयर की सप्लाई को कट कर देती है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का फोटो यहाँ पे दिखाया हुआ है बच्चों की किस तरह से होता है फायर एक्सटिंग्विशर। आपके जो वैन है उनके अंदर भी आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। इसके लिए इसको जोर से अगर ये जो इसका हिस्सा है इसको जोर से अगर हम अपोजिट दीवार के अपोजिट साइड प्रेस करेंगे, प्रेस करते इसके अंदर यहाँ पे एक ग्लास की चीज होती है वो टूट जाएगी, टूटते ही अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगी और बाहर से जो गैसेज है वो निकल के जो CO2 गैस है वो बाहर निकलने लग जाएगी, जिसके कारण एयर सप्लाई है वो कम हो जाएगी। When the pressure of carbon dioxide gas exceed at a certain limit, the wax seal blown off, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रेशर है वो एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाएगा तो वैक्स सील है वो फट जाएगी, और उसके बाद में द सॉल्यूशन विद इन द सिलेंडर अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम आउट विद अ ग्रेट फोर्स थ्रू द नोजल, कि जो सॉल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ उस सिलेंडर के अंदर वो एक बहुत तेजी से वो बाहर आएगा नोजल के द्वारा, एक ग्रेट फोर्स के साथ बाहर आएगा। इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द साइट ऑफ फायर विच इज टर्न गोज ऑफ, कि ये सीधा हमें उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फायर की और इसको चलाना है, जिसकी मदद से इसको डायरेक्ट करने के बाद वो जो फायर है वो बुझ जाएगी, जो फायर है वो डाई हो जाएगी। अब आता है वेयर टू यूज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ है वो नहीं करना चाहिए। दिस एक्सटिंग्विशर, यह जो एक्सटिंग्विशर है शुड बी यूज्ड अगेंस्ट द फायर कॉज सॉलिड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स ओनली, कि जहां पर सॉलिड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स द्वारा जहां पर आग लगे वहीं पे इसका यूज करना चाहिए। इट इज यूजलेस टू एक्सटिंग्विश फायर बाय इन्फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल because solution coming out of the cylinder brings heavy and sinking the soil and hence does not cut off the fire। अगर लिक्विड के द्वारा अगर आग लगी है पेट्रोल वगैरह से और हम इसका यूज करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन निकलता है वो ऑयल के अंदर डूब जाता है और उसके कारण जो हवा का कट ऑफ है वहां पे नहीं हो पाता। इसलिए जो सॉलिड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है अगर उनके द्वारा आग लगी है तो भी हम इसका जो यूज है वो कर सकते हैं। इट इज शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी वायर्स such as the solution is good conductor of electricity hence the user will get a severe electric shock, कि अगर स्टॉक नहीं होगा यहाँ पे शॉक होगा, कि अगर इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फायर पे, इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर कहीं पे आग लगे तो इसका यूज वहां पे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बढ़िया कंडक्टर होता है। इसके अंदर एसिड भी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के एक बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, और इसके कारण अगर हम इनको यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वायर पर तब जो यूजर है जो यूज कर रहा है इसको उसके बाद उसके है वो बहुत बड़ा झटका लग सकता है बिजली का। टेकिंग केयर ऑफ विक्टिम ऑफ फायर, कि रिमूविंग द victim to an open space as so the counter of effect of smoke and carbon monoxide, कि किसी को अगर आग से मान लीजिए कोई विक्टिम है जिसको आग लगी है या फिर जिसकी बॉडी पे आग की लपेटें आ गई है, उसको घाव आ गए हैं आग के कारण या फिर उसकी बॉडी जल रही है, तो उसको हमें खुले स्थान पर ले जाना चाहिए ताकि जो सोडियम मोनोक्साइड जो गैस निर्माण होती है और जो स्मोक होता है उसका इफेक्ट है वो काउंटर हो जाए, वो खत्म हो जाए। सेंड द विक्टिम टू अ हॉस्पिटल फॉर अ फर्दर ट्रीटमेंट, कि जो विक्टिम है जिसकी बॉडी पे आग लगी है उसको तुरंत हॉस्पिटल भेज देना चाहिए ताकि उसका जो फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हो जाए। इफ द क्लॉथ ऑफ ए विक्टिम कैच फायर रैप हिम इमीडिएटली इन अ थिक ब्लैंकेट सो एज टू कट द सप्लाई ऑफ द एयर, दिस विल पुट ऑफ द फायर, कि जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी हो तो तभी उसको तुरंत है वो एक मोटे कंबल से उसको पूरी बॉडी को लपेट देना चाहिए, जिसके कारण जो हवा की जो सप्लाई है वो खत्म हो जाए और जो आग है वो बुझ जाए। पोर कोल्ड वाटर ऑन द विक्टिम बॉडी, जो विक्टिम है उसकी बॉडी के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालिए, दिस विल रिमूव, ये रिमूव करेगा हीट फ्रॉम हिज बॉडी, उसकी बॉडी से उष्मा को
रिमूव करेगा एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉयल, और उसकी जो बॉडी है उसको बचाएगा ताकि बहुत ज्यादा नुकसान उसकी बॉडी पर ना हो। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कंबशन इनकम्प्लीट है तो उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल कंटेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि ज्यादातर जो कॉमन फ्यूल है उनके अंदर कार्बन का एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, बहुत बड़ी मात्रा शामिल होती है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान द फॉलोइंग प्रॉब्लम में अराइज, जो निम्नलिखित प्रॉब्लम है वो हो सकती है। पहली, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म, दिस गैस इज हाईली poisonous in nature and can cause respiratory problems as well as death। कि जो इनकम्प्लीट कंडक्शन होता है उसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है प्रकृति में, और अगर उसको सांस के साथ ब्रीद इन कर ले तो हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, श्वसन संबंधित समस्याएं हो सकती है और हमारी डेथ भी हो सकती है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान अ पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन इज पास इनटू द एटमॉस्फेयर in the form of soot। this is not waste only the fuel but also pollute the atmosphere। कि इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है उसके अंदर एक हिस्सा होता है कार्बन का, एक ऐसा हिस्सा होता है कार्बन का जिसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर सीधा चला जाता है, एक किसके रूप में बच्चों, एक सूट के रूप में सीधा एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है, और जो हमारे फ्यूल को भी वेस्ट करता है। इसके साथ साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, वो भी हमारा वो है पॉल्यूट करता है, बहुत ज्यादा वो है उसको प्रदूषित कर देता है। अब आता है फ्लेम्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लेम्स क्या होती है, यानी कि फ्लेम क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए बिना किसी देरी के हम फ्लेम के बारे में भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए ज्वाला के बारे में, फ्लेम के बारे में भी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। You must have seen, आपने देखा होगा, when you light a matchstick, जब आप एक माचिस की तिल्ली को जलाते हैं, it burn with yellow flame, इसकी जो ज्वाला होती है, जो ज्योति होती है, जो लो होती है, वो येलो कलर की होती है। Similarly, the candle burn with a yellow flame, और जो इसी प्रकार जो कैंडल है उसकी भी फ्लेम येलो होती है। The flame produced by the domestic gas LPG in kitchen stove is blue, और जो LPG के द्वारा किचन स्टोव में जो हमारी जो फ्लेम प्रोड्यूस की जाती है उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज फ्लेम, कि फ्लेम क्या है। द रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड अ फ्लेम, कि एक ऐसा क्षेत्र बर्निंग गैसेज का, यानी कि कोई सब्सटेंस है वो जल रहा है तो उसके चारों ओर जितने एरिया में उनकी जो बची हुई गैसेज है वो बर्न हो रही है, बर्निंग गैसेज का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे फ्लेम। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट एलपीजी इज ए गैस, ये समझने वाली बात है कि एलपीजी एक गैस है, देयरफॉर फिर भी the reason in which it burn constitute a flame, और इसलिए जो रीजन जिसके अंदर एलपीजी गैस जलती है वो भी एक फ्लेम के अंदर शामिल होता है, उसको भी हम फ्लेम बोलते हैं। However, wax is solid, हालांकि जो सॉलिड है, जो वैक्स है वो भी सॉलिड है। How can a solid produce a flame, एक सॉलिड है वो फ्लेम प्रोड्यूस कैसे कर सकता है। आपने देखा ये गैस है, वो गैस के एरिया के अंदर होती है, लेकिन सॉलिड कैसे कर सकता है। हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, when we light a कैंडल विद अ मैच स्टिक, जब हम मैच स्टिक की मदद से कोई कैंडल को जलाते हैं, द हीट ऑफ बर्निंग मैच स्टिक डू नॉट मेल्ट्स वैक्स बट ऑल्सो चेंज इट इनटू वैक्स वेपर, कि जो हम माचिस की तिल्ली से जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तब वो माचिस के वैक्स को सिर्फ पिघलाती ही नहीं है, गर्मी से सिर्फ माचिस का वैक्स पिघलता ही नहीं है, बट उसके अलावा जो वैक्स है, जो पिघला हुआ वैक्स है, वो बाद में वैक्स की वेपर्स में भी, गैसेस में भी चेंज होता है, और बाद में जो वैक्स वेपर है वो हवा के साथ मिलती है और एयर को जो है फायर को कैच कर लेती है और जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली इसी प्रकार व्हेन अ मैच स्टिक कैच अ फायर, जब एक मैच स्टिक है जो माचिस की तिल्ली है वो फायर कैच करती है, द हीट रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ केमिकल्स ऑन द मैच हेड पार्टली डिकम्पोज द वुड टू फॉर्म वुड गैस, कि इसी प्रकार जब हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो माचिस की तिल्ली के दौरान जो हीट निकलती है जलाने के बाद में, उसके कारण जो मैच स्टिक के जो हेड के ऊपर जो केमिकल्स होते हैं वो जलना शुरू होते हैं, जो कुछ हिस्से तक जो वुड होती है उनको जला के, उनको जो पार्टिकल है उनको डिकम्पोज करके और उसमें वुड गैस का निर्माण कर देते हैं, और बाद में जो वुड गैस है वो फायर कैच कर लेती है और एक फ्लेम हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आता है स्टडी ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के बारे में जानते हैं, उसकी स्टडी के बारे में जानते हैं। अ फ्लेम इज अ जोन ऑफ अ बर्निंग वेपर, कि फ्लेम है वो एक ऐसा एरिया है बर्निंग वेपर का जिसके अंदर जो जितनी गैसेज है वो बर्न हो रही होती है। When you see a candle flame, जब आप एक कैंडल फ्लेम को देखते हैं, it is in fact the wax vapor burning in the presence of air,
कि जब आप एक कैंडल फ्लेम को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक वैक्स वेपर है वो जल रही है हवा के अंदर। असल में ये होता है द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन लाइटिंग अ कैंडल डज टू थिंग्स, कि जो हीट प्रोड्यूस होती है कैंडल को जलाने पर वो दो काम करती है। पहला, वैक्स को पिघलाती है और दूसरा, पिघले हुए वैक्स को वेपर में चेंज करती है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ एंटायर फ्लेम रीजन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर, कि जो अलग अलग जो अमाउंट्स होते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं फ्लेम के अंदर, वो अलग अलग अमाउंट में हवा को प्राप्त करते हैं। उनके पास हवा अलग अलग अमाउंट में है वो पहुंचती है। ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन, कि कैंडल की फ्लेम में 4 जोन होते हैं। लेट अस स्टडी ईच ऑफ द जोन इन डिटेल। आइए प्रत्येक जोन को डिटेल में पढ़ते हैं। लोएस्ट ब्लू जोन, दिस इज द जोन एट द बेस ऑफ द फ्लेम एंड ब्लू इन कलर ड्यू टू बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन अ डार्क जोन, कि जो नीचे का जो हिस्सा होता है, अंदरूनी जो हिस्सा होता है कैंडल का, उसके अंदर जो है ये ब्लू कलर की जो फ्लेम है वो जलती है। किसके कारण जलती है? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है, इसके कारण इसका कलर है वो ब्लू होता है। अब आता है इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबशन, द डार्क जोन नियर अराउंड द विक, की जो डार्क जोन होता है लगभग धागे के आसपास, जो ऊपर धागा निकला हुआ होता है उसके आसपास, नो कंबशन टेक एज नो एयर इज देयर, वहां पर कोई हवा नहीं होती, इसलिए वहां पे कोई कंबशन भी प्लेस नहीं होता, कंबशन की जो प्रोसेस है वो भी नहीं होती। दिस जोन प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन वैक्स वेपर, कि इस जोन के अंदर क्या होती है, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होती हैं वैक्स वेपर के अंदर, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इट इज द लेस्ट हॉट पार्ट ऑफ द कैंडल, और ये जो पूरी कैंडल फ्लेम है उसका सबसे कम जो हॉट पार्ट होता है, सबसे कम यहाँ पे गर्म होता है। ये जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो बिल्कुल कम होता है, सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। अब आता है एक्टिविटी नंबर 4 टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन डार्क इनर जोन, की डार्क इनर जोन के अंदर वैक्स वेपर के प्रेजेंस होने के बारे में किस तरह से पता चलता है, उसको प्रूव कैसे करते हैं। प्रोसीड्यूर विधि क्या है? टेक अ कैंडल ऑफ मीडियम साइज की कैंडल लीजिए, फिक्स इट ऑन टेबल पे रखिए, लाइट द कैंडल को जलाइए। व्हेन द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इज एब्सोल्युटली स्टेडी, जब कैंडल की फ्लेम लगभग स्थिर हो जाए, इंट्रोड्यूस अ ग्लास ट्यूबिंग इन इनर जोन एज शोन, कि एक ग्लास की ट्यूब को आपको इनर जोन में ले जाना है, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे कि द ग्लास ट्यूबिंग फिल विद द स्लाइटली ग्रे व्हाइट वेपर्स विच कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, कि ग्लास ट्यूब का एक हिस्सा जब आप उसके अंदर लगाएंगे तब आप देखेंगे कि दूसरे हिस्से से वो ग्रे और व्हाइट कलर की एक वेपर निकल रही है बाहर की ओर। ब्रिंग द लाइट मास्टिक नियर द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब फ्रॉम विच द वेपर इज कमिंग, जिस साइड से जो गैसेस जो निकल रही है, वेपर्स जो निकल रही है, उसके पास में एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए। यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे कि द वेपर कैच फायर, जो वेपर है वो फायर कैच कर रही है, एंड बर्न इन द सिमिलर फ्लेम दैट ऑफ द कैंडल फ्लेम, और जिस तरह से कैंडल की फ्लेम जल रही है उसी प्रकार से वो फ्लेम भी जलेगी। द वेपर ऑफ वैक्स, द वैक्स की जो वेपर है इज प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस होती है किसके कारण? ड्यू टू हीट ऑफ कैंडल फ्लेम, वो कैंडल फ्लेम की हीट के कारण है वो प्रोड्यूस होती है। अब आता है सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, कि इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड इट्स ब्राइट एंड ल्यूमिनियस, कि जो सेंट्रल ल्यूमिनस जोन होता है वो सबसे मुख्य पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का, ये ब्राइट येलो और ल्यूमिनियस होता है। वाटर वेपर अंडरगोज इनकम्प्लीट, जो वैक्स वेपर अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन बिकॉज नॉट इनफ एयर इज प्रेजेंट हेयर, इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। वाटर जो वैक्स की जो वेपर होती है उनके अंदर यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्योंकि इनके अंदर जो एयर है वो सप्लाई तो होती है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं होती। दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल, और इसके परिणाम स्वरूप जो कार्बन पार्टिकल्स है उसका निर्माण होता है। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज मॉडरेट टेम्परेचर, और फ्लेम के इस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो लगभग नियमित होता है, मॉडरेटेड होता है। एक्टिविटी नंबर 5 क्या कह रही है? टू प्रूव करने के लिए द ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम कंटेन अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ कार्बन, कि जो ल्यूमिनस जोन होता है उसके अंदर कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं, वो किस तरह से प्रूव करेंगे? तो इसकी विधि क्या है? टेक अ कैंडल ऑफ मीडियम साइज एंड फिक्स इट ऑन टेबल, लाइट द कैंडल, कि एक मीडियम साइज की कैंडल लीजिए, उसको टेबल के ऊपर रखिए, उसको जलाइए। व्हेन द फ्लेम इज एब्सोल्युटली स्टेडी, introduce a clean glass lid on the luminous part of the flame by holding it with the fire tongs and hold the glass slide in the position for 30 seconds and then remove it। आपको एक जब फ्लेम है वो स्टेडी हो जाए, फ्लेम है वो स्थिर हो जाए, उसके बाद में आपको एक काम करना है, एक ग्लास की स्लाइड लेनी है और जो ल्यूमिनस जोन है उसके ऊपर लेके जानी है, और ग्लास स्लाइड को पकड़ते समय हाथ का यूज नहीं करना, आपको चिमटा है उसका यूज करना है, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसके यूज करते हुए आपको उसको होल्ड करना है थोड़े समय के लिए, और 30 सेकंड जब
तक आप जब इसको होल्ड करेंगे उसके बाद में हटाएंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करेंगे सर्कुलर ग्ले ब्रेक रिंग फॉर्म ऑन द ग्लास स्लाइड सच दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ सूट इन द मिडल ऑफ द रिंग। आप देखेंगे कि जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर एक काला या फिर ग्रे कलर का एक घेरा बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी, इस प्रकार जो such that there is no deposition of soot in the middle of the ring, और उसके बीच का जो रिंग के जो बीच का होता है वहां पे कोई डिपोजिशन नहीं होगा, एक पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसके बीच में कोई पार्ट नहीं है और पूरी साइड से जो है वो रिंग जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। द ब्लैक कलर इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, जो ब्लैक कलर है वो किसके कारण होता है, डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो ल्यूमिनस जोन होता है, सेंट्रल जोन होता है, जो मेजर जोन होता है फ्लेम का, उसके अंदर जो अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं उनके कारण जो रिंग का कलर है वो ब्लैक या फिर डार्क ग्रे हो जाता है। द सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल बिकॉज इट वाज अ पार्ट ओवर द डार्क इनर जोन। और जो रिंग का सेंटर होता है उसके अंदर कोई डार्क पार्टिकल नहीं होता, कार्बन पार्टिकल नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सेंट्रल जो पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, वो डार्क इनर जोन के जस्ट ऊपर होता है, जिसके अंदर जो है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो नहीं होते। तो आप फिगर में इसको देख के समझ सकते हैं। अब आता है आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन और कंप्लीट कंबशन के बारे में जानते हैं। आउटर मोस्ट जोन जो होता है बच्चों वो पूरी कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म हिस्सा होता है। दिस जोन इज फेंटली विजिबल, ये जोन है वो हल्का सा विजिबल होता है। सराउंड द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, इसके चारों ओर जो है वो येलो लुमिनस, ये किसके चारों ओर होता है, ये जो येलो लुमिनस पार्ट होता है उसके चारों ओर होता है ये हिस्सा। द वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबशन बिकॉज द प्लेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड इट। इसके अंदर जो वैक्स वेपर है उसका पूरा कंबशन होता है क्योंकि यहाँ पे जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर है वो प्रेजेंट होती है, और ये है वो एयर का सबसे, ये है वो कैंडल का सबसे हॉटेस्ट फ्लेम होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब टू शो द प्रेजेंस ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इन बर्निंग कैंडल, की बर्निंग कैंडल में एक नॉन ल्यूमिनस जो फ्लेम होती है उसको प्रेजेंस का किस तरह से पता लगाएं हम, वो आज बताते हैं आपको कि प्रोसीड्यूर क्या है। होल्ड ए मैच स्टिक एट डिस्टेंस ऑफ 2 mm फ्रॉम द ल्यूमिनस फ्लेम, कि दो ल्यूमिनस फ्लेम है उसके 2 मिलीमीटर दूर आपको एक मैच स्टिक संभाल के रखनी है। यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे कि मैच स्टिक है वो फायर कैच कर लेगी। दिस शो दैट देयर इज एन इनविजिबल फ्लेम अराउंड द ल्यूमिनस फ्लेम, और ये प्रूव, इससे ये प्रूव होता है कि ल्यूमिनस फ्लेम के चारों ओर एक इनविजिबल फ्लेम है जिसको हम देख नहीं सकते। होल्ड ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन फायर टोंग्स, की जो चिमटे होते हैं उनकी मदद से आपको, चिमटी की मदद से एक कॉपर सल्फेट की एक छोटा क्रिस्टल आपको संभाल के होल्ड करना है। होल्ड दिस क्रिस्टल अबाउट डिस्टेंस ऑफ 2 mm फ्रॉम द ल्यूमिनस फ्लेम, और इस क्रिस्टल को आपको ल्यूमिनस फ्लेम से 2 mm थोड़ा सा दूर रखना है। यू विल नोटिस दैट इन फ्यू सेकंड द ल्यूमिनस फ्लेम गेट सराउंडेड बाय द ग्रीन फ्लेम, आप थोड़े समय बाद में देखेंगे कि जो ल्यूमिनस फ्लेम है वो एक ग्रीन फ्लेम उसके चारों ओर आ जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर आयन, ये कॉपर आयन की प्रेजेंस के कारण होता है, प्रेजेंट ऑफ कॉपर सल्फेट के कारण। द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज ग्रीन, और जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसके कारण जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है उसका कलर है वो ग्रीन हो जाता है। अब आता है टू प्रूव दैट, प्रूव करना कि नॉन ल्यूमिनस जो जोन होता है, फ्लेम होती है, वो हॉटेस्ट पार्ट होती है किसी कैंडल की। तो प्रोसीड्यूर क्या है, होल्ड ए थिन एंड ए लॉन्ग कॉपर वायर अक्रॉस द कैंडल एज शोन इन द फिगर 6.10 फॉर 30 सेकंड और मोर, कि आपको एक पतला और लंबा कॉपर का वायर पकड़ के रखना है कैंडल के ऊपर जैसा कि दिखाया हुआ है फिगर के अंदर, उस तरह से 30 सेकंड के लिए आपको है वो पकड़ के रखना है। यू विल नोटिस दैट द कॉपर वायर गेट रेड इन द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, कि नॉन ल्यूमिनस पार्ट के ऊपर जो है वो कॉपर का जो वायर है वो लाल कलर का हो जाएगा। हाउएवर, और इसी प्रकार जो ल्यूमिनस पार्ट होता है, ल्यूमिनस पार्ट के ऊपर के कारण उसका साइड का जो हिस्सा है कॉपर वायर का वो काला हो जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट, ये ऑब्जर्वेशन प्रूव करती है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, और इस प्रकार जो नॉन ल्यूमिनस जो फ्लेम है वो किसी कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है, कैंडल फ्लेम की सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो होती है। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वाइल शेपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको शेप करते समय, उनकी शेप बनाते समय, डायरेक्ट द नॉन ल्यूमिनस part of the flame is kerosene lamp or mustard oil lamp or candle on the gold with the help of low metallic blow point, कि एक मेटेलिक ब्लो पाइप होती है बच्चों जिससे जिसकी मदद से जो नॉन ल्यूमिनस
फ्लेम होती है वो डायरेक्ट उन तक पहुंच जाती है। लुमिनस फ्लेम वगैरह नहीं पहुंचती, सिर्फ जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर वाली जो फ्लेम होती है वो डायरेक्ट ऑर्नामेंट्स तक पहुंच जाती है, जिसके कारण वो जो सुनार है वो सोने को शेप है अच्छे से दे सकते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट इज अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस, इट इज सफिशिएंट टू मेल्ट द गोल्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट। क्योंकि इस पार्ट की जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सफिशिएंट होती है कि गोल्ड को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पिघला सके। अगर हम किसी चीज के इस फ्लेम की मदद से किसी चीज को टारगेट करेंगे, जैसे गोल्ड के जो ऑब्जेक्ट उसको टारगेट करेंगे और कुछ समय तक टारगेट करेंगे, तो वो उसके अंदर एक पूरा छेद है वो हो जाएगा। दिस हेल्प द goldsmith to give proper shape to the गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ये जो है सुनार की पूरी हेल्प करती है ताकि वो जो गोल्ड के जो आभूषण है, जो ऑर्नामेंट्स है, उनको प्रॉपर शेप दे सके। अब आते हैं फ्यूल एंड देयर टाइप की। फ्यूल कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप क्या क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन। द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन की जो मानव जो जगत है उसकी जो 3 मूल विशेषताएं होती है, जो 3 मूल जरूरतें होती है, आवश्यकताएं होती है, वो कौन कौन सी है। पहला रोटी, फिर दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। ये तीनों चीजें आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नन ऑफ दीज नेसेसिटीज कैन बी अवेलेबल unless we have heat energy to cook our food and other kinds of energy to run machine for manufacturing articles of clothing and shelters। कि ये सारी जो नेसेसिटीज है ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगी जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, जब तक हमारे पास हीट एनर्जी नहीं होगी फूड को पकाने के लिए, जब तक हमारे पास अदर काइंड ऑफ एनर्जी नहीं होगी मशीन्स को चलाने के लिए, जो हमारे कपड़े बनाती है और हमारे लिए शेल्टर बनाती है। तो फ्यूल का क्या होता है। एनी सब्सटेंस विच इज इजीली अवेलेबल एंड बर्न इन एयर एट अ मॉडरेट रेट प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विदाउट लिविंग इट एनी बिहाइंड अनडिजायरेबल रेसिड्यू इज कॉल्ड अ फ्यूल। कि फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो आसानी से अवेलेबल होता है, आसानी से जल जाता है हवा के अवेलेबल एंड बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट, कि हवा की प्रेजेंस में भी आसानी से जल जाता है एंड प्रोड्यूस करता है एक बड़ी मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जलने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का जो रेजिड्यू है वो नहीं छोड़ता है, यानी कि पूरी तरह से जलता है, पूरी तरह से जलता है, अच्छे से पूरी तरह से बर्न होता है। अब आता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक कोई फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की अमाउंट कब, जब 1 किलोग्राम जो फ्यूल है वो एक किलोग्राम जो फ्यूल है वो प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है तो वो जितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। Thus, a fuel which produce more heat energy per kilogram is said to be have a more high calorific value. As a matter of fact, more calorific value of a fuel, more is the efficiency of the fuel। कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फ्यूल ज्यादा हीट एनर्जी पर किलोग्राम रिलीज करेगा वो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होगी, और जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, ये नॉर्मल सी बात है कि जिस जो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी उस फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो भी हाई होगी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की उसकी यूनिट होती है किलोजूल पर किलोग्राम, यानी कि केजे पर केजी। The calorific value of common solids and liquids gaseous fuels are given below। कि कुछ common liquid solid और gaseous जो fuels है उनकी calorific value है यहाँ पे दिखाई हुई है। तो सबसे पहले solids के बारे में, काउ डंग केक की होती है लगभग 6000 से 8000, वुड की होती है 17000 से 22000, कोयले की होती है 25000 to 33000, लिक्विड की होती है जो पेट्रोल है उसकी होती है 45000, केरोसिन की भी 45000 और डीजल है उसकी भी 45000। गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, गैसेस की होती है जो हमारे पास मीथेन है उसकी 50,000, ब्यूटेन की 50,000, सीएनजी की 50,000, बायोगैस की 35 to 40,000 और हाइड्रोजन की 15,000। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल की। गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, विशेषताएं क्या क्या होती है। इट हैज अ लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। इट शुड बी चीप, ये सस्ता होता है और आसानी से मिल जाता है।
इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेस विच पोल्यूट द एयर, कि जो अच्छा फ्यूल होता है वो ऐसी गैसेस का निर्माण नहीं करता जिनसे वातावरण है वो पोल्यूट हो। इट डज नॉट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैजार्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जो अच्छा फ्यूल है वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी प्रकार से खतरा नहीं बनता, मतलब आग नहीं लगती उसमें, इनफ्लेमेबल जल्दी से नहीं होता, जल्दी से जलता नहीं है। इट शुड बी बर्न एट अ स्लो रेट एंड इट्स कंबशन शुड बी कंट्रोलेबल, कि जो गुड फ्यूल होता है, अच्छा फ्यूल होता है, वो एक स्लो गति पे, धीमी गति पे ऊपर जलता है और इसका जो कंबशन होता है वो कंट्रोलेबल होता है, इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इट शुड बी इजी टू स्टोर, जो गुड फ्यूल होता है उसको स्टोर करना आसान होना चाहिए। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू सच एज एश, कि इसके द्वारा जो रेजिड्यू है या तो बचना ही नहीं चाहिए, और बचे तो बिल्कुल कम मात्रा में बचे, जैसे कि जो राख है वो थोड़ी सी मात्रा में बचे। और असाइनमेंट है वो आप आसानी से कर सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लेना। इनमें से ओड कौन सा है आपको बताना है, कि ये जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक फ्यूल है, ये भी फ्यूल है, ये भी फ्यूल है, ये फ्यूल नहीं है, इस तरह से आपको है वो फिल करना है। अब आता है बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग फ्यूल का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स, द फ्यूल्स विच अकर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। एग्जांपल वुड, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, चारकोल, कोल, पैराफिन वैक्स एंड कोक, कि ऐसे फ्यूल्स जो सॉलिड स्टेट में अकर करते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, उनको हम सॉलिड फ्यूल बोलते हैं। एग्जांपल इनके आपने पढ़ी लिए, जो हमारे लकड़ी होगी, चारकोल होगी, कोल हो गया, कोक हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, या फिर एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है वो इनके अंदर शामिल होते हैं। अब आता है लिक्विड फ्यूल, द फ्यूल विच अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स, कि ऐसे फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लिक्विड फ्यूल्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर लिक्विफाइड हाइड्रोजन होती है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल और अल्कोहल। अब आता है गैसियस फ्यूल, द गैसियस फ्यूल्स, द फ्यूल अकर इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल, ऐसे फ्यूल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर, जो हमारा लगभग 27 डिग्री के आसपास होता है रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर जो गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम गैसियस फ्यूल बोलते हैं, जैसे कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोयल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गोबर गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड हार्मफुल इफेक्ट, अ पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट हार्म द एनवायरनमेंट, कि पोल्यूटेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको क्षति पहुंचाता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस मैनी पोल्यूटेंट, कि जो फ्यूल का जलना है उसके द्वारा कई सारे पोल्यूटेंट है उनका निर्माण हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। इट इज इमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ वुड, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनके द्वारा निकलती है, जैसे कि लकड़ी का जलाने के द्वारा और कोयला, तेल या फिर नेचुरल गैस जलाने के द्वारा। द प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड, कि जो पौधे हैं वो CO2 का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन, इस प्रोसेस में वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज हायर देन द ऑल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है वो निर्माण हो चुकी है, उनका जो ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जितने भी प्लांट्स है पूरी दुनिया में वो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी ज्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस कर दी है। हाउ डज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डैमेज आवर एनवायरमेंट, कि किस प्रकार जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। सबसे पहले द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेफर्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय इट्स एटमॉस्फेयर ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, कि अर्थ के चारों ओर अपना एक वातावरण है, एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज है। हीट फ्रॉम द सन पासेज थ्रू दीज गैसेज टू वार्म अप द अर्थ, की जो हीट होती है, सूरज की गर्मी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं वो सूर्य पृथ्वी पर पड़ती है, वो किसके थ्रू पड़ती है, इन गैसेज से पास होकर गुजरती है। These gases are known as greenhouse gases, इन गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। They let the heat from the sun in but do not let heat back out again, इनके कारण जो सूरज की गर्मी है वो पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचती है और वापस जाने से बचती है। This is similar to
सिमिलर टू व्हाट हैपन इन अ ग्रीन हाउस, ये उसी प्रकार होता है जैसे कि एक ग्रीन हाउस में होता है। इट स्टे वार्म, ये गर्म रहता है, बिकॉज इट ट्रैप हीट फ्रॉम द सन थ्रू इट्स ग्लास, ये ग्लास की मदद से अपने अंदर जो सूरज की गर्मी है वो संभाल लेता है। वी नीड अ ग्रीन हाउस गैसेज टू कीप द अर्थ वार्म, हमें ग्रीन हाउस गैसेज की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारी पृथ्वी है वो गर्म रहे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द मेन ग्रीन हाउस गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस की सबसे मेन गैसेज में एक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, इसके कारण जो हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं वो हर साल उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण द सिचुएशन इज रोजनिंग डे बाय डे, तो जिसके कारण जो हमारी जो सिचुएशन है वो हर दिन खराब बद से बदतर हो रही जा रही है, खराब से और ज्यादा खराब होती जा रही है। टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं, जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ते जा रहे हैं, बाढ़ आती जा रही है, इस प्रकार जो रॉक स्लाइड्स है वो होते जा रहे हैं। ये सभी किसके कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? CO2 के कारण। CO2 किसके कारण ज्यादा प्रोड्यूस होती है? हमारी एक्टिविटीज के कारण। अगर हम हमारी एक्टिविटीज को रोकेंगे CO2 कम प्रोड्यूस होगी, जो वातावरण है वो कम पोल्यूट होगा, टेम्परेचर है वो कम बढ़ेगा, इसके कारण जो पृथ्वी का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है वो बच जाएगा। अब आता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, कि ये सुगंधहीन और रंगहीन गैस होती है। इट इज प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, कि जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब ये गैस प्रोड्यूस होती है। सच एज जो वुड, पेट्रोल और डीजल और कोल अगर हम जलाएं, अगर उनका इनकम्प्लीट कंबशन हो तो इस टाइप की जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक बहुत ही पॉइजनस जहरीली गैस है। इन लार्ज इनफ अमाउंट इट इज फैटल, कि अगर इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। बिकॉज ये जो है इट कैन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, कि ये जो है हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन में मिलकर हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है, जो योग्यता है, उसको खत्म कर देती है। हमारे शरीर की जो रगों में ऑक्सीजन दौड़ती है वो ऑक्सीजन दौड़ना बंद कर देती है और हमारी मृत्यु है वो हो सकती है। अब आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑल कंटेन सल्फर कंपाउंड, जो कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो है और नेचुरल गैस है उन सबके अंदर सल्फर के कंपाउंड होते हैं। व्हेन दीज बर्न, जब ये जलते हैं, दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज पॉइजनस, जब ये जलते हैं तब यहाँ ये है वो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि पॉइजनस, इरिटेटिंग और एसिडिक होती है, जो ज्वलनशील, इरिटेट करने वाली और पॉइजनस यानी कि जहरीली होती है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन डिसॉल्व इन रेन टू प्रोड्यूस एसिड, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वर्षा में मिलकर एसिड का निर्माण करती है। दीज एसिड फॉल टू द ग्राउंड विद द रेनफॉल, और ये जो है वो एसिड है वो रेन के साथ मिलकर पृथ्वी पर पड़ते हैं रेनफॉल के साथ, जिसको हम एसिडिक रेन भी बोलते हैं। एसिडिक रेन की हमने जो जिसके कारण एसिडिक रेन के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन पेट्रोल इंजन में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पेट्रोल इंजन के अंदर नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। दिस गैस इज ऑल्सो पॉइजनस, ये गैस भी पॉइजनस होती है, एसिडिक होती है और इरिटेटिंग होती है। इन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल स्पार्क टू इग्नाइट द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर, कि जो स्पार्क प्लग होते हैं इंजन के अंदर जिनके कारण स्पार्क जो जलती है, जिसके कारण जो पेट्रोल वेपर और जो हमारी एयर है उसका मिक्सचर है वो जलता है। नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव गैस, जो नाइट्रोजन है वो कम रिएक्ट करने वाली गैस होती है, लेकिन स्पार्क सप्लाई इनफ एनर्जी टू मेक नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन जब स्पार्क यानी कि जो बिजली है, जो चिंगारी है जो इसके द्वारा पहुंचती है, उसके कारण उससे एक इनफ एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देती है। दिस गैस, ये गैस है वो कलरलेस होती है सल्फर डाइऑक्साइड की तरह, और ये जो है वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है टू प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन, एक एसिडिक सॉल्यूशन को बनाने के रूप में। अब आता है फ्लाई ऐश। थर्मल पावर जनरेशन थ्रू द combustion of coal produce minute particle of ash that cause serious environmental problem, कि थर्मल पावर जनरेशन के द्वारा जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जब कोयल का दहन करते हैं, कोयले को जलाते हैं,
तब कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं ऐश के, राख के, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। दीज पार्टिकल आर कॉमनली नोन एज फ्लाई ऐश। इन पार्टिकल्स को है वो फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं। इट कंटेन इनमें एल्यूमिना, सिलिका, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स। इनके अंदर जो जहरीले मेटल्स होते हैं, जो भारी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लीड, कॉपर, आर्सेनिक और कोबाल्ट, वो भी शामिल होते हैं। द एयरबोर्न फ्लाई ऐश पार्टिकल कैन एंटर द बॉडी। जो एयरबोर्न फ्लाई ऐश है वो हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकती है, जिसके कारण क्या होता है, इरिटेशन टू अवर आइज, हमारी आंखों में जलन होती है, स्किन पे जलन होती है, नोज एंड थ्रोट, जो नाक है उसमें छींकें आने शुरू हो जाती है, गला है वो अजीब सा हो जाता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हमारी जो रेस्पिरेटरी संबंधित दिक्कत है वो भी बढ़ जाती है। फ्यूल लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कॉर्न पार्टिकल विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा। कि जो कोल है, जो वुड है और पेट्रोलियम है, ये जो फ्यूल है, ये जलने के बाद में अनबर्न्ड कोल पार्टिकल का जो है वो रिलीज करती है, जिसके कारण जो श्वसन संबंधित बीमारियां हैं वो हो सकती है, जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। सॉलिड फ्यूल जैसे कि हमारा वुड हो गया, कोल लीव हो गया, बिहाइंड कोल लीव बिहाइंड एश आफ्टर बर्निंग। जो सॉलिड फ्यूल है, वुड और कोल, वो अपने जलने के बाद पीछे राख दे देते हैं, विच इज नॉट डिस्पोज प्रॉपरली मे कॉज एयर और वाटर पोल्यूशन। अगर हम उसको सही ढंग से फेंके नहीं, सही ढंग से उसको डिस्पोज नहीं करें, तो उसके कारण है वो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, विच इज पॉइजनस गैस, जो कि एक जहरीली गैस होती है। इट इज नॉट सेफ टू burn coal in a closed room such as carbon monoxide gas produce and can kill the person sleeping in the room। हमें कभी भी बंद कमरे के अंदर जो है कोयले को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो जो पर्सन रूम के अंदर सो रहा है, या फिर जो पर्सन रूम में है जिसके गेट बंद है रूम के और वो गेट नहीं खोल पाएगा, तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक जानलेवा गैस भी है। अब आता है माइंड मैप, आपको इजीली याद रखने के लिए कंबशन और फ्लेम के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कंबशन के टाइप कितने कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं, और कंप्लीट इनकम्प्लीट 2 टाइप ये होते हैं। इसके अलावा इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है वो यहाँ पे बताया गया है। प्रोडक्ट्स एंड देयर इफेक्ट, कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे बताया, जो कि हमने चैप्टर में इजीली पढ़ लिया है। फ्लेम 2 टाइप, फ्लेम कौन कौन सी होती है ये बताया है। फ्लेम के चारों जो स्टेज होती है वो बताया हुआ है यहाँ पे अच्छे से आपको, किस में ज्यादा लाइट होती है, किसके अंदर लेस लाइट होती है, किस में ज्यादा गर्मी होती है, ये भी बताया गया है। फ्यूल के बारे में बताया गया है, फ्यूल के टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तीनों के एग्जांपल बताए हुए हैं। हाइड्रोजन की जो रिएक्शंस है वो भी बताई हुई है यहाँ पर। एलपीजी के बारे में बताया गया है, सीएनजी के बारे में बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल के बारे में बताया गया है, जो हमने पढ़े थे सभी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग बताए हुए हैं। गुड फ्यूल के, आइडियल फ्यूल यानी कि गुड फ्यूल ही होता है। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।